IS 37. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 37। अगर आप इसको बुक में देखें तो ये बुक का जो चैप्टर नंबर है, जो हमने बुक जिस पे बात की कि हम ये बुक इस्तेमाल करेंगे, ये बुक का चैप्टर नंबर है जनाब 14। सो चैप्टर नंबर 14 ये आपको मिलेगा पेज नंबर, सॉफ्टवेयर का पेज नंबर है 641 और बुक का पेज नंबर है 637। मोबाइल नहीं है? जी सर, नहीं है बुक आपके पास? स्मार्टफोन तो होगा आपके पास। ट्रांसफ़र कर दें भाई इन्हें। तुम्हारा कितना स्मार्टफोन? तुम्हारा फ़ोन इसके अच्छा, ट्रांसफ़र कर रहे हो? ये केड़ी किताब लिखी जा रहे हैं? ये तो मैंने PRC दी लग रही है। मेरे पास पुरानी किताब है। मेरे को भी यही है यार, मेरे पास पुरानी किताब। क्या कह रहे? इसका चैप्टर नंबर 2 कर दिया इन्होंने। नई बुक में चैप्टर नंबर 2 में आ जाए। ये मैंने भी भेज दिया नवी बुक, चैप्टर नंबर 2 में आ जाए आप। 53 पेज, इसमें IS 37 आपको मिला। शफलिंग कर देती सारे। ये पेज नंबर बनेगा जनाब आपका सॉफ्टवेयर का 66, ये मुझे भी भेज दो। सॉफ्टवेयर का 66 पेज, पेज नंबर 66। मिल गया जी? जनाब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बुक को साथ साथ लेके चलें और ये ना हो कि आप जनाब रिज़ल्ट आने तक जो है वो हम जितना पढ़ें वो पता चले वो वेस्ट है ना। फिर उसके बाद आपने सोचना कि अब पढ़ा जाए और आपको ये भी ना पता हो कि जो हमने पढ़ा है वो है कहाँ पे। ठीक, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप बुक को पहले दिन से साथ में लेके चलें और उसी को हमारे जो लेक्चर है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो उसके साथ ट्रेसेबल होंगे हम क्या बात कर। ठीक, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप बुक के अंदर उसको रीडिंग करते जाएं, घर पे क्लास में थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देखते जाएं और आपको बात समझ आती जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो पेपर है मेनली FAR 2 का, इसमें थ्योरेटिकल आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक, और थ्योरेटिकल आस्पेक्ट होने की वजह से आपको रीडिंग करनी पड़ेगी एक स्टैंडर्ड की, उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके साथ आपकी दोस्ती होना शुरू हो जाए। ठीक, अदरवाइज आप अपनी इंग्लिश में लिख रहे होंगे इज RM वाली इंग्लिश में, तो उससे सारा ख़राब हो जाएगा आंसर। हो सकता है आप ठीक भी लिख रहे हो लेकिन आपका क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन जो है और जो डेप्थ ऑफ द डिस्कशन जो है वो उसमें नहीं आएगी।
नॉर्मली हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग का आंसर के अंदर जब आप रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में का जवाब लिख रहे होते हैं और ख़ास तौर पे थ्योरेटिकल सवाल का जवाब लिख रहे होते हैं तो उसमें एग्जामिनर एक टर्म यूज़ करता है डेप्थ इन द डिस्कशन, कि स्टूडेंट की आंसर में डिस्कशन में डेप्थ नहीं थी। इससे वो रेफर ये कर रहा होता है कि ये बात तो कर रहा होता है लेकिन ये कोई रेफरेंस नहीं बना पाता, कि अगर उसने ये कहा है कि जनाब जैसे हमने टॉपिक शुरू किया ये प्रोविजंस वाला, तो हमने ये कहा कि जनाब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे वो सजेशन मांगता है कि क्या प्रोविजन रिकग्नाइज होगी या नहीं होगी, और आप आंसर में लिखते हैं कि यस प्रोविजन शुड बी रिकग्नाइज्ड लेट्स सपोज, लेकिन आप उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाते कि आपने ये क्यों लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के किस पैराग्राफ के अंदर ये बात है और किस से आप इसको रिलेट करके ये जजमेंट पास कर रहे हैं कि यस प्रोविजन शुड बी रिकग्नाइज्ड। तो जब आपकी डिस्कशन में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि आंसर में डेप्थ जो है वो नहीं पाएगी। बस ये ज़रूर सतही जवाब ज़रूर आते गए हैं, लेकिन उसको जितना ड्रिल करना चाहिए था आंसर को उतनी ड्रिलिंग नहीं हुई, बस वैसे जवाब दे दिए। तो हमने जो स्टैंडर्ड शुरू किया दैट इज़ द प्रोविजन, जो लोग नए आए आज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। लेकिन अब जो लोग नए आए, कल हमने पेपर के बारे में डिस्कशन की और किस तरह से एग्जाम में आएगा उसको हमने सिलेबस को उससे रिलेट किया। तो उसमें हमने जो सबसे पहला आप समझ लें कि जो एरिया सेलेक्ट किया है वो दो स्टैंडर्ड IS 37 एंड IS 10। पेपर में जो सवाल आता है वो IS 37 और 10 का फ्यूजन होता है, मिक्सिंग होती है उसके। मतलब जब आप सोचें कि IS 37 से सवाल है तो 100% श्योर है कि उसके अंदर IS 10 जो है वो मिक्स होगा। अब आप देखें इसकी जो आप नई बुक देखें, ये जो आपके पास अभी आ गई सबके पास, एवरीवन गॉट इट। तो अगर आप उसको देखें तो उसमें जो आपको चैप्टर नजर आएगा नई बुक के अंदर, तो यहाँ पुरानी बुक में भी, तो ये दोनों स्टैंडर्ड एक ही चैप्टर के अंदर। अभी आप नई बुक देखें तो उसने एक ही चैप्टर के अंदर इन दोनों स्टैंडर्ड को कर दिया, और चैप्टर नंबर 2 मैंने नहीं भेजी, गरीब आदमी। मेरे इसके साथ कनेक्ट कर लो, ये पासवर्ड इसका। नेट तो मेरे पास ही डाउनलोड नहीं हो रहा। नेट है तुम्हारे पास? डाउनलोड नहीं होती पीडीएफ। तो लिंक भेज देना मैनू, व्हाट्सएप कर देना वो तो जाके ए मतलब ए लिंक भेजनी। होती यार, इसको बुक्स में खोलो तो डाउनलोड हो जाएगी। सर नहीं डाउनलोड हो रही। ये किस तरह हो सकता? लेना दिखाना यार जरा। लेकिन अब चैप्टर नंबर जो है वो है हमारे पास, इधर गया गो आज की फिर आईफोन में डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा, तुम्हारे पास कौन सी है? आईफोन है तो तुम उसने कैसे सेंड किए? तो व्हाट्सएप तुम्हारे पास डाउनलोडेड वर्जन आ गया? सानू भी व्हाट्सएप कर दो पर वो शेयर इट से हो जाएगा। आपके पास डाउनलोडेड है? आपके पास भी डाउनलोडेड है? ਇਹਨਾਂ को कितने और डाउनलोड आ गए।
वाली है, और मेरे पास भी ग्रीन वाली है, इनके पास ब्लू वाली है कोई लेटेस्ट। आपके पास ब्लू वाली है? हाँ, ये इनके पास वही है ना, ब्लू वाली। आपके पास मैंने भी जो लिंक लिया है मुझे भी पुरानी मिली थी। साढ़े को लिंक है पुराना है, इन्ना कोई नया लिंक है कोई? कर दी है, हो रही है। ग्रीन वाली तो मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी वही है ग्रीन वाली। ये पुरानी बुक है। आपके पास कौन सी है? ग्रीन वाली? नहीं, ग्रीन वाली पुरानी है। चलें बहरहाल, जितनी देर डाउनलोड हो रही है एक दफ़ा दोबारा से हम देख लें, जो लोग नए आए हैं वो बात कर लेते हैं उसके बाद। ले जा प्रोविजंस में हमने सबसे पहले जो कल बात की, मैं आपको बता रहा था कि जो पहला वन ऑफ द क्वेश्चन, पहला तो नहीं, वन ऑफ द क्वेश्चन इन FAR2 जो है वो दो स्टैंडर्ड की मिक्सिंग से आएगा। एक IS-37 प्रोविजंस वाला और एक है IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये दो स्टैंडर्ड्स मिलेंगे और एक सवाल बने, और इस क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 8 से 12 नंबर की, 8 to 12 मार्क्स। इसका मतलब है कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपके पास इस वक्त आई के आपकी बुक का, इसकी एग्जाम में जो वेटेज है इस चैप्टर की वो 8 से 12%। मतलब वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर, सो आपने पेपर का जो है वो 8 से 12% जो है वो कर लिया होगा। तो ये एक तो सबसे पहले आप इस चैप्टर नंबर, जो नई बुक है, तो नई बुक में हम इसको कह लेंगे जनाब इट्स चैप्टर नंबर 2। अच्छा, इस बुक की सबसे ख़ास बात जो है मैं कल आपको बता रहा था कि हम क्यों इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं। एक तो बड़ी मॉडर्न बुक है, बड़ी प्रिसाइज है, टू द पॉइंट इसमें लिखा हुआ। ठीक, मेरे पास जो था पुराना वर्जन था, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि इन्होंने इसको और रिफाइन कर दिया, दे मेक इट मोर गुड लुकिंग भी हो गई है और जनाब और प्रिसाइज कर दिया। जो चीज़ें इररेलेवेंट है वो उन्होंने इसमें से निकाल दी। दूसरा इसकी खास बात यह है कि आपको पास पेपर जो है ना वो अलहदा से नहीं लेने पड़ेंगे। सारे पास पेपर्स को उन्होंने एग्जाम्पल्स बना के इस किताब के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली मर्ज किया हुआ। सो वंस यू आर डन विद द चैप्टर टुगेदर विद द इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल, इसका मतलब आपके पास पेपर्स भी हो गए। ये सबसे मज़ेदार बात है, और सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होगी। वो आपको अलग-अलग चीज़ें जो है वो कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ उधर से तो कुछ उधर से। सो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम यहाँ पर क्लास के अंदर जो है, वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन, लेट सपोज हम कह जी हमने एक एक चीज़ कर ली है जी, तो मेरा ख्याल ये है कि ये टॉपिक तैयार है हमारा। मतलब हमें इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ जो है वो आपस में अगर हम डिस्कस कर लें, एक एक एग्जाम्पल जो है उसको हम देख लें, तो इसका मतलब है पेपर का ये वाला एरिया हमारा तैयार है। इसके लिए आपको कोई रेफरेंस बुक्स और इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, ये नहीं होगा कि जनाब जो इस बुक में नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा हो। ठीक, तो इसलिए इस बुक को आप बेस बनाएं, और मेरा ख्याल ये है कि जितना इसको अच्छी तरह आप कर लेंगे उतना अच्छा तैयार हो जाएगा। और पता नहीं क्यों मुझे अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि सर वो फ़लाँ बुक से तो ये, तो फ़लाँ बुक से वो। कोई ज़रूरत नहीं, आप इस बुक को लेके चलें और इसी को बेस बनाएं। इसकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी इसी की कराएं और इसी को बेस बना के पढ़ो। आपको बहुत ज़्यादा लेबर भी नहीं करनी पड़ेगी। पागलों की तरह जैसे देखा होगा आपने, दुनिया जनाब 50-50 सवाल कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। ठीक, लेकिन आप रेलेवेंट लाइंस पढ़ें, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ें, रेलेवेंट एग्जांपल्स करें, पेपर में जाके बैठ जाए, ऐसी है। ठीक, तो मेरा ख्याल में आपने FAR1 भी मुझसे पढ़ लिया, इंट्रो भी पढ़ा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बैठे हैं मेरे पास। तो कभी आपको लगा होगा कि पेपर में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो हमने ना डिस्कस की हो? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ठीक, सब कुछ ही किया होता है हमने, लेकिन हम चीज़ें भी जनाब मेरा ख्याल है पहले कर लेते हैं, ऐसे ही है। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। और जैसे जैसे मैं, वो कहता है हैव अ फेथ, इफ़ यू आर सिटिंग नाउ हियर विद मी, जस्ट हैव अ फेथ। ठीक, कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह ये स्टैंडर्ड मैंने पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये सारी बात लॉन्ग ईयर्स, पता नहीं कितने साल हो गए मुझे ये पढ़ाते।
तो वो आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि पता नहीं सी आ गए हैं। तो कुछ लोग शायद जो मुझे नहीं जानते, उन्हें लग रहा होगा कि जब ये शायद कोई नया टीचर है और ये पहली दफ़ा पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। तो मुझे खुद नहीं पता कितनी भी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, इतनी दफ़ा हो गया ये, ठीक। तो इसलिए जनाब आप आ जाए, सॉफ्टवेयर का पेज नंबर है। अब अगर आप सबके पास ये किताब आ गई हो, किताब मैं इसलिए चाह रहा था कि साथ साथ लेके चलूँ ताकि आप एक रेफरेंस पॉइंट बना लें कि घर में जाके आपको पता हो कि आज हमने जाके किस चीज़ को दोबारा पढ़ना है। एसी बंद कर दो, हाँ ठंड हो रही बड़ी ज़्यादा यार, एक एसी बंद कर दो, ये वाला बंद कर नहीं वो वाला हो गया। लेकिन अब कल हमने बात की, हमने कल जब इसको डिफाइन किया, हमने कहा जी ये प्रोविजंस जो है, इस पर जब हमने बात अपनी डिस्कशन ओपन की तो मैंने एक बात आपको बड़ी क्लियरली बताई। मैंने कहा जी ये वो प्रोविजन नहीं है जो आप को कुछ लोग जो है टीचर्स जो बताते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कुछ मुल्कों में, कुछ कंट्रीज में कुछ टीचर्स अभी भी ये पुरानी अकाउंटिंग पढ़ाते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो प्रोविजन नहीं होती। या प्रोविजन फॉर accumulated depreciation is not a provision. According to IAS 37, provision is a liability. Provision is a liability of uncertain timing, uncertain timing और amount. तो ये है जी हमारे पास प्रोविजन। कहते हैं ये खास किस्म की लाइबिलिटी है जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है। किस चीज़ में? कि हमने कब पेमेंट करनी है या कितनी करनी है, ठीक। अब नॉर्मली लाइबिलिटीज के अंदर है इस किस्म की कोई अनसर्टेनिटी नहीं पाई जा रही होती। हमें पता होता है हमने कब पैसे वापस करने। लाइबिलिटी मीन्स व्हाट वी ओ। जनरली हमारे पास सादा सी डेफिनेशन ये है लाइबिलिटी की, दैट व्हाट वी ओ, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन ओ। तो उसे हम कहते हैं ये लाइबिलिटी है। एंड वी आर वेरी मच सर्टन कि हमने कब पैसे वापस करने एंड कितने करने। इन दो सवालों के जवाब में हमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। वी नो इट वेरी वेल। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू पे दिस अमाउंट बैक आफ्टर अ ईयर, आफ्टर अ 2 year, टुगेदर विद एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरीथिंग इज सर्टन, पता होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ठीक। लेकिन यहां पर ये लाइबिलिटी की एक स्पेशल टाइप है जहां पर हमें इन दो सवालों के जवाब में अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल फेस करनी पड़ती। हमें ये तो पता है कि पैसे देने, इसका मतलब है जब हम यहां तक इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब है लाइबिलिटी तो है। इस लाइन को अगर आप तोड़ लें, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, यहीं पर रुक जाए, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई लाइबिलिटी तो है। जब हम कहते हैं ये लाइबिलिटी है तो इसका मतलब है कि देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि पेमेंट तो करनी पड़ेगी। यहां तक तो बात ही होगी। इसका मतलब ऐसे ही है जैसे नॉर्मल लाइबिलिटी होते हैं। हम कहते हैं नहीं, इसके अंदर एक खास चीज है कि जनाब ये तो पक्की बात है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन कब या कितनी, इस पे 100% श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है इस इशू पे। तो हम कहेंगे फिर इसको बाकी लाइबिलिटी से जरा अलहदा करके रख। जब हम इसको बाकी लाइबिलिटी से अलहदा करते हैं तो इसको हमने नाम दे दिया है प्रोविजन। सो दिस इज प्रोविजंस, दैट इज अ प्रोविजन, ठीक। तो पहली तो ये बात ये है कि ये विद इन द लाइबिलिटी हम एक डिफरेंट, एक स्पेशल क्लास ऑफ लाइबिलिटी पे बात कर, जिसका नाम है जी प्रोविजंस। अब अगर आप अपनी बुक देखें तो यू विल सी दिस लाइन, द प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग। द चैप्टर की ओपनिंग जो हो रही है अगर आप देखें तो आपको क्या कह रहा है, कहता है जी अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ठीक हो गया जी। सबसे पहले कहते हैं प्रोविजन जो है वो लाइबिलिटी है। किस तरह की, क्या खास बात है इसमें कि इसमें अनसर्टेन टाइमिंग है और अमाउंट, ठीक। टाइमिंग मीन्स व्हेन, अमाउंट मीन हाउ मच। कहता जनाब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या होते हैं जी, लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, मतलब आपका अदालत में केस चल रहा है, कोई इशू चल गया, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या व्हाटएवर। अब उसमें जज
या रेगुलेटरी बॉडी आपको कितनी फाइन करेगी इसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि बिकॉज देयर इज ए ब्रीच ऑफ लॉ फाइन तो होगा। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा को कत्ल कर दे और सबूत सारे हों तो पता होता है सजा तो होगी, बस अब ये डिसाइड होना है कि उम्र कैद होगी कि सजाए मौत होगी, पता ना ऐसा। तो क्लियर कट पता होता है, जैसे यहां पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि ये तो पता है कि देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, बट व्हेन एंड हाउ मच, इसका जवाब हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। तो ऐसी लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? प्रोविजन। तो उसकी सबसे पहले एग्जांपल में आपको कह रहा है प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, देन प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो आप चीज़ें बेच रहे हैं, साथ में वारंटी दे रहे हैं कि जब आपको चीज़ें ख़राब निकलें तो हम आपको उसको ठीक करके देंगे। अब वो कितनी ख़राब आएंगी अब आपको अंदाज़ा नहीं है, पर आपको ये पता ज़रूर है पास्ट एक्सपीरियंस से कि चीज़ें वापस आती ज़रूर है। मतलब अगर हमने पिछले साल में 10,000 यूनिट बेचे हैं तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई 2% के रेट से चीज़ें वापस ज़रूर आती हैं रिपेयर होने के लिए। अब हमें ये तो पता है, वी आर वेरी मच कन्फर्म कि हमें कस्टमर्स को जो चीज़ें बेची हैं ये वापस आएंगी, हमें रिपेयर करा के देना पड़ेगा, बिकॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर फलां ईयर्स के अंदर इतने सालों में अगर आपका पंखा ख़राब हो गया तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे। ये जो हम फ्रिज बेच रहे हैं हमने लिखा हुआ है कि 5 साल कंप्रेसर की ये वारंटी है जी हमारी तरफ से। अब अगर डेट ऑफ परचेज से विद इन 5 ईयर कंप्रेसर खराब हो गया तो पैसे तो हमें पड़ने वाले हैं। और जरूरी नहीं है कि जो हमने 1 लाख यूनिट बेचे हैं वो सबके बदलने पड़ जाए, ऐसे भी नहीं। ठीक, लेकिन हमारा तजर्बा ये कहता है कि अगर हम 1000 यूनिट बेचें तो उसमें से 5-6 आ ही जाते हैं, और ये हमेशा हो रहा है। इसका मतलब है वी आर वेरी मच श्योर दैट देयर विल बी अ कस्टमर क्लेम रिगार्डिंग द रिपेयर्स, लेकिन कितना ये नहीं पता, कब ये भी नहीं पता एग्जैक्ट, पर ये पता है कि लायबिलिटी है। तो अब हम इसको क्या नाम दें? तो हम कहते हैं इसको नॉर्मल लायबिलिटी से जरा अलहदा करके, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है? प्रोविजन। सो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। इसी तरह अगर आप एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो कल मैं आपको ये बता रहा था एनवायरमेंटल क्लीन अप एंड रेस्टोरेशन। तो ये हमने कल स्पेशली मैं आपको बता रहा था कि अगर आप IAS 16, चूंकि हमने पहले पढ़ा हुआ IAS 16, IAS 16 से इसको कनेक्ट कर लें, और एग्जामिनर FAR 2 के अंदर उसका ये वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है कि जहां पर वो 37 और 16 को इकट्ठा कर देते। तो 16 तो आपने FAR 1 में पढ़ा होता है, तो आपको पता है वैसे ही एग्जामिनर को बड़ा शौक होता है 16 टेस्ट करने का। तो जहाँ पे वो देखता है कि 37 के साथ ओवरलैप हो गया तो वहीं पे वो कहता है चलो दोनों लगे हाथों दोनों ही पूछ लें। ठीक, तो यहाँ पर जब लगे हाथों दोनों पूछेंगे तो ये IAS 16 को कहाँ पर टच कर रहा है? तो हम कहते हैं ये IAS 16 को इनिशियल मेजरमेंट पे टच करता है। ऐसे ही है ना? अगर आपको याद हो तो हमने कहा जी IAS 16 के अंदर PP विल बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, और कॉस्ट की डेफिनेशन को जो भी थी व्हाटएवर, लेकिन उसमें हमने एक लाइन जरूर पढ़ी, तो उसने कहा जनाब एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। याद है आपको कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो भी आप शामिल करेंगे यहां पे। अब अगर आज हम इसको मिलाएं तो बेसिकली ये लायबिलिटी है और ये सेटल होगी, ये इनकर होगी फ्यूचर में। नाउ द क्वेश्चन इज द सेम इज हियर कि डिसमेंटलिंग पे कितने पैसे लगेंगे, एस्टिमेट ही कर सकते हैं। और आपका अंदाजा है जी हम एसेट 5 साल बाद या 10 साल बाद डिसमेंटल करेंगे, हो सकता है आपको पहले करना पड़ जाए या बाद में करना पड़े। इसका मतलब है वंस अगेन क्या चीज यहां पर है, देयर इज एन अनसर्टेनिटी वंस अगेन। सो एनी लायबिलिटी वेयर देयर इज एन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टाइमिंग और अमाउंट, हम उस लायबिलिटी को क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट प्रोविजंस। और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? तो हमने कहा जी उसकी एग्जांपल अभी हम कर रहे थे प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी ले लें आप, वो भी प्रोविजन ही होती, क्योंकि टैक्स की अमाउंट भी एग्जैक्ट तो नहीं आती जो हम एस्टिमेट कर रहे थे, लिटिल बिट प्लस माइनस हो सकता है। ठीक, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जरा डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे, वो IAS 12 में डिस्कस होगी, उसको स्पेशली हम लहदा रखते हैं, पूरा स्टैंडर्ड है उसके ऊपर, लेकिन है तो प्रोविजन, है तो एस्टिमेशन। ठीक, इसी तरह जनाब
प्रोविजन फॉर वारंटीज हैं, यही प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ये सारी एग्जांपल्स किस चीज़ की हैं? ऐसी लाइबिलिटीज़ की जहाँ पर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। फिर हमने कल बात की, हमने कहा जनाब कि जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो हमें सबको पता है व्हाट इज द लाइबिलिटी। तो बचपन में हमें ये पता है, जब शुरू में हमने लाइबिलिटी को जानना शुरू किया तो हमें पता चला कि एनीथिंग व्हाट अ बिजनेस ओ, जो बिजनेस ओ करता है वो उसकी लाइबिलिटी होती है। फिर हम थोड़ी अक्ल हमारी ग्रूम की तो हमें बताया गया कि लाइबिलिटी जो होती है इट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। It's a present obligation of the business of the entity due to past event या past transaction, ऐसे ही। और इसके अंदर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है वो प्रोबेबल होता है। द प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट याद है ना आपको? Probable outflow of economic benefits. More than likely. Probable होता है कि आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं कि जनाब एंटिटी के पास और कोई अल्टरनेट नहीं है सवाए इसके कि पेमेंट करनी पड़ जाएगी। अगर एंटिटी के पास कोई अल्टरनेट है इसके अलावा कि वो पेमेंट ना करे और गुजारा चल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि एंटिटी उसी रूट को ऑप्ट करेगी जिसमें उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब है इफ देयर इज एनी रूम फॉर एन एंटिटी टू अवॉइड द पेमेंट, तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं ये लाइबिलिटी नहीं होती, बिकॉज एंटिटी विल 100% श्योर उस रूट को जाएगी जहां पे उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर जब लाइबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज प्रोबेबल, एंटिटी हैज नो अदर रियलिस्टिक अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो हम उसे क्या कहते हैं? ये लाइबिलिटी। और हमने कल बात की कि ये जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं और ये जो पास्ट इवेंट है, इसको हमने कहा जी ये होता है ऑब्लिगेटिंग इवेंट। और ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब ये होता है कि जब ये होगा तो एंटिटी का ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा। जैसे अभी हमने कहा प्रोविजन फॉर वारंटीज या वारंटीज, तो आप कस्टमर को वारंटी दे रहे हैं कि जब हमारी चीज खरीदें, एसी ले लें, 5 साल कंप्रेसर की वारंटी। अब जैसे ही आप एसी सेल करेंगे है जी, तो ये टिक टिक शुरू हो जाएगी कि अगर कंप्रेसर खराब हुआ तो ठीक करके देना पड़ेगा। इसका मतलब है एसी का सेल होना अपने आप में एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है विद रिगार्ड टू द वारंटीज, कि जनाब वारंटी आ सकती है, ये जो चीज बेची है ये वारंटी में वापस आ सकती है। ठीक हो गया? सो देयर इज ऑलवेज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट इन द पास्ट, कि पास्ट में होने वाला एक इवेंट है, वो जब होगा तो एंटिटी का ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा। देयर इज एन ऑब्लिगेशन। और हमने कल बात की कि ये ऑब्लिगेशन जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक, एक को हमने कहा जनाब लीगल और एक को हमने कहा constructive obligation. There are 2 types of obligation, legal obligation and constructive obligation. Nature wise जो obligations entity पे आते हैं उसकी 2 types हैं, legal and constructive। और हमने कल बात की, हमने कहा जी legal obligations ऐसे obligation है which arise under the law of contract, which arise due to some act passed by the parliament, which arise due to the operation of law। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, रेड लाइट पे खड़े नहीं हो रहे, ठीक, जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज की कंप्लायंस है, रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने कंपनी लॉ पढ़ लिया होगा, आई होपफुली यहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक, पढ़ लिया हुआ, तो उसमें देखिए अगर डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी लॉ की प्रोविजन से कंप्लायंस ना कर रहे हो तो SECB वाले फाइन ठोक देते हैं। इसी तरह बैंक्स अगर स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस ना करें तो उधर से भी पेनल्टी का नोटिस आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई ब्रीच करते हैं तो फिर कानून हरकत में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई चोरी करता है तो फिर किताबों के मुताबिक उसको पकड़ लेना चाहिए, ठीक, तो कानून हरकत में आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये सारे लीगल ऑब्लिगेशंस, बट देयर इज सम अदर काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। और कल हमने बात की और उनका ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस भी होते हैं।
और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के बारे में हमने ये कहा कि इसमें क्या होता है कि एंटिटी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है जिसके रेफरेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसका जो पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है या पास्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी जो है वो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेती है दैट द एंटिटी विल डिस्चार्ज सम फ्यूचर ऑब्लिगेशन, विल एक्सेप्ट सम फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने कहा जी जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है उसकी नेचर क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव। तो हमने कहा जी बड़ी सादा सी एग्जांपल हमने कल बनाई। हमने कहा जी आपके मोहल्ले में अगर दो सुपर स्टोर हों और दोनों सुपर स्टोर जो है एक ही तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, ग्रॉसरी बेचते हैं, सुपर स्टोर 1 और 2, ठीक। तो आपको पता है कि जनाब ये सुपर स्टोर जो नंबर 1 सुपर स्टोर है, इसे जब भी चीज़ें लें और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ चली जाए जो आप गलत ले गए हैं घर पे या आपको नहीं चाहिए थी, तो घर से डांट सुनने के बाद आप उसको वापस जाएंगे और उसको दे देंगे। वो या तो आपको पैसे वापस कर देगा या कोई रिप्लेस कर देगा। अब ये इट्स अ वेल नोन, अब सुपर स्टोर की ये जो बात है इट इज़ अ वेल नोन अमंग द कस्टमर्स, लेकिन ये सेल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखी हुई, इट इज़ नोवेयर इन द सेल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, उसको ये बात पता है कि जनाब ऐसा हो जाएगा, तो हमेशा यही होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये साहब जो है ये ऐसा नहीं करते, ठीक। इनके पास एक दो दफ़ा गया अगर नहीं सर, तो फिर क्या होगा कि मेरे जैसे कस्टमर जो भुलक्कड़ है वो यहाँ जाना छोड़ देंगे, वो हमेशा उधर ही जाएंगे जो है। उन्हें पता है कि हमारे पास मार्जिन है कि अगर हम गलत चीज़ ले गए तो अगले दिन आकर रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक। अब जो भी कस्टमर यहाँ पे आएगा उसके पास ये एक्सपेक्टेशन है उसके ज़हन में कि अगर मैं गलत चीज़ ले गया तो मैं रिप्लेस करा सकता हूँ कल परसों जब भी। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई है कस्टमर की, इसकी वजह कस्टमर की खुद से नहीं एक्सपेक्टेशन क्रिएट की, इसकी वजह है, इसकी वजह सुपर स्टोर 1 का जो पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जो पास्ट प्रैक्टिसेस है, उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई, ठीक। अब इसका मतलब है कि अगर मैं आज चीज़ें खरीदने जा रहा हूं और मैं चीज़ें इससे खरीद के ले गया हूं, तो सुपर स्टोर 1 जो है उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि अगर ये वापस आ गई तो मुझे पैसे भी रिफंड करने पड़ सकते हैं और एक्सचेंज भी करके देना पड़ सकता है। तो सुपर स्टोर ए जो है वो उसको अपना एक ऑब्लिगेशन समझेगा, लेकिन लीगल नहीं, कंस्ट्रक्टिव समझेगा। उसको कहेगा अब ये कौन सा ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज इट इज नोवेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू द पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टोर, उनकी वजह से कस्टमर के वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई कि फ्यूचर में भी अगर ऐसा हुआ तो स्टोर जो है वो उसको बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे ये पहले करता है, ठीक। अब अगर आप बुक में देखें तो यहां पर वो आपको बता रहा है कि सबसे पहले ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ठीक। ये जो आपको बता रहा है आगे 37-10, इसका मतलब है स्टैंडर्ड है 37 और उसका पैराग्राफ नंबर है 10, सही हो गया। वहां से ये निकाल रहे हैं। अगर आप रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, ये याद नहीं करने बैठ जाना, पता लगे जनाब आगे अभी याद कर, ये नहीं याद करना, ये जस्ट वो एक पॉइंट बना रहा है कि 37 और जो स्टैंडर्ड की बुक है मेन ओरिजिनल उसका 10वां पैराग्राफ, वहां से ये हमने रूल लिया, ठीक हो गया। तो आपने बस ये रूल समझना है और कोशिश करना है कि ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इससे मिलती जुलती इंग्लिश में आप याद कर लें, मतलब इज आर एम वाली इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ा ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है, कहते हैं पास्ट इवेंट दैट लीड्स टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कितनी खूबसूरत प्रिसाइज, कहता है एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए, वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है, ठीक हो गया। The present a past event that leads to a present obligation is called an obligating event. An obligating event is an event that creates a legal or constructive obligation. कहते हैं ये obligation जो create होते हैं उसकी दो तरह की nature है, या वो legal है या वो constructive होता है. That results in an entity with no realistic alternate to settling that obligation. कहते हैं उसके पास फिर कोई अल्टरनेट नहीं होता सिवाय इसके कि पेमेंट होगी, सेटल होगा, सेटलमेंट होगी। इसका मतलब जब सेटलमेंट होगी ऑब्लिगेशन की
तो देर ऑलवेज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ आ गई बात? अब देखिए कितनी 2-2.5 लाइन में उसने सारी बात कर दी। मतलब इस तरह की याद करनी है आपने चीज, लंबी लंबी स्टोरियां नहीं बनानी वहां पे। ठीक हो गया ना, बात भी पूरी हो जाए और आपका एक्सप्रेशन भी बड़ा क्वालिटी। अब आगे देखें, कहता जी लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? कहता जी ऐसा ऑब्लिगेशन दैट ड्राइव्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, कहता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है, बी लॉ का पेपर, उसमें आपने पढ़ लिया होगा ये, है ना। उसके बाद वो कहता है जनाब एक्ट लेजिस्लेशन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ लेजिस्लेशन की वजह से होता है, यहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, यहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से होता है। 3 वजूहत होती हैं जिससे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। सही हो गया। फिर आगे लिखता है जी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कहता है जनाब अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट ड्राइव्स फ्रॉम एंटिटीज एक्शंस। कहता है उसकी एक्शन से ड्राइव होता है, उसके पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर से होता है। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहता है एंटिटीज एक्शंस वेयर by an established pattern of past practices, published policies, or sufficiently specific current statement, the entity has indicated to the other party that it will accept certain responsibilities, and as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge the future liabilities. ठीक हो गया जनाब, ये है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। अब इस पूरी आप इसको लाइन को ना भी याद करें तो 2 चीजों का आपस में कॉम्बिनेशन है। एक, द पास्ट पैटर्न ऑफ द एंटिटी, पास्ट बिहेवियर ऑफ द एंटिटी, एंड द वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर पार्टी। द थर्ड पार्टी की जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह एंटिटी का पास्ट बिहेवियर होना चाहिए। मतलब अगर एक एंटिटी जो है, एक थर्ड पार्टी जो है, ये जनाब एवी जैसे एक फकीर आ जाए आपके पास, ठीक, और वो आपसे इसके पास रहेगा जनाब 100 रुपये दे, है जी, तो ये सोचे ये मेरा ऑब्लिगेशन है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये एक फकीर है, वो रोज आता है इसके पास, ये रोजाना उसको 100 रुपये देता है, ठीक, अभी अगले दिन आएगा, वो पूरे राइट के साथ आएगा, उसके बाद 100 रुपये देना ही देना। उसकी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि मुझे यहां से 100 रुपए मिले, उसे पता रोजाना देता। अब ये भी ऑब्लिगेटरी फील करेगा कि यार वो आ रहा है, इसको देने हैं पैसे। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। समझ आ गई? इसका मतलब है जब तक काउंटर पार्टी जो है, थर्ड पार्टी जो है, उसकी एक्सपेक्टेशंस ना हो और उसकी वजह आप ही का पास पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो। ये नहीं कि उसने खुद से ही एक्सपेक्टेशन ड्राइव की हो और आपके पास आ जाए कि जनाब ये आप करें। नहीं ना, पागल हो गए, किधर आ गए, ये आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मैंने तुम्हें कब कहा था ये कर? तो देयर इज नो पास्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो पास्ट बिहेवियर, सो देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक, जैसे हम ये कहें कि कंपनी जो है उसने कभी भी एनवायरनमेंट के बारे में, कार्बन एमिशन का ख्याल नहीं किया, वो दुनिया में जहां भी गई उन्होंने पोल्यूशन ही फैलाई। ठीक, तो अगर वो पाकिस्तान में भी आएंगी तो उनसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाएगी, वो यहाँ पे भी आके वही करें। लेकिन अगर एक कंपनी जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ऑपरेट करती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन पास है उस कंट्री में कि नहीं है, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। अगर उनका कार्बन एमिशन का रेट ज्यादा है, सो दे ट्राई टू रिसाइकल द थिंग्स। इसका मतलब अगर वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी जाके अगर अपना यूनिट लगाएंगे तो वो उन्हीं चीजों को अपहेल्ड करेंगे। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो लोग हैं उनकी ये वैलिड एक्सपेक्टेशंस होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये जब भी पास में इन्होंने कहीं पे भी यूनिट लगाया तो ये करते हैं। तो वहां पर एंटिटी के ऊपर अगर कोई ऑब्लिगेशन आएगा तो उसकी नेचर क्या बनेगी? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और IS 37 क्या कह रहा है कि लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन बोथ केसेस, लीगल में भी और कंस्ट्रक्टिव में भी। यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक, इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 9 में वो आप आ जाए। कहता है क्लोथिंग रिटेलर हैज अ पॉलिसी ऑफ टेकिंग बैक आइटम्स ऑफ क्लोथिंग दैट कस्टमर हैव परचेज्ड एंड रिफंडिंग द परचेज प्राइस सिंपली बिकॉज द परचेजर हैज चेंज्ड हिज और हर माइंड अबाउट द आइटम।
कल ना वो हो नहीं, पहले उस वक्त मुझे अच्छी लग रही थी, अब मुझे अच्छी नहीं लगी। घर जाके मैंने जब देखी तो इतने तो लाइटां बड़ियां सन, जो मैं घर जाके वेख्या तो रंग उंजदा है ही नहीं जिवें इतने नजर आ रहे थे। तो अक्सर होता है, अक्सर लोग बड़े वहमी होते हैं, दुकान पे वो पसंद कर लेते हैं, घर जाए ना कुछ इस तरह के कलर के बड़े मसले होते हैं। रंग दुकान पे किसी और तरह का नजर आ रहा होता है, घर जाके देखते हैं तो रंग और तरह का हो जाता है। वो लाइट के कॉम्बिनेशन जो दुकान पे होते हैं, येलो और वाइट लाइट जब वो कपड़े पे गिरती है वो और तरह का लगता है। कार आके सिर्फ ट्यूबलाइट होती वो लग रहा है ये तो रंग वो नहीं है जो वहां पे था। ठीक, तो ये वाला इशू हो जाता है। The retailer does not have any legal obligation to do so under the consumer protection legislation that apply in the jurisdiction in which it operates. इस लाइन का क्या मतलब, कहते हैं कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उसका कि वो ऐसा करे, क्योंकि जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहा है वहाँ का जो एक्ट है, जैसे सेल्स टैक्स एक्ट है या जो भी है, कंज्यूमर लेजिस्लेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें ऐसी कोई क्लॉज नहीं पाई जाती कि अगर कंज्यूमर या कस्टमर आपसे चीज़ लेके चला जाए और उसका ज़हन बदल जाए और वो आपको कहे कि जी अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरी चीज़ चाहिए, तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि आप ये करेंगे। कहते हैं वहाँ के कानून में, यानी कि इस लाइन का मतलब यह है कि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उसका, लेकिन क्योंकि वो करता आ रहा है जी। इफ दिस इज द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर रिटेलर एंड द रिटेलर पॉलिसी इज वेल नोन और हैज बीन मेड नोन टू द कस्टमर, then a constructive obligation exists whenever a sale is made. समझ आ गई बात? कहता लेकिन उसकी ये बात जो है कि वो ऐसे कर लेता है, एक वेल नोन है और कस्टमर्स को ये पता है कि ये ऐसा करता है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे कस्टमर उसके पास इसीलिए जाते होंगे कि अगर कल को हमारा ज़हन बदल गया, जैसे हम फॉर एग्जांपल आप अपने किसी घर वालों के लिए कोई गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, तो हम हमेशा ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे हम ये कहें कि भाई ना कल एक्सचेंज कराना है तो हो जाएगा। तो आपको पसंद आ रहा होता है, आपको लगता है कि जिसको मैंने देना, अगर उसको पसंद ना आया, उसको भी पसंद आना चाहिए, तो आप उससे पूरा एग्री करके आते हैं और आप ऐसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल हो। तो कल जब आप वापस ले गएंगे, वो आपको कहता है भाई बस फिर तुसी जरा पाक नहीं, मतलब खोलना नहीं, फिर तुसी है ना, पैकिंग सही रहना चाहिए इसकी, तो आप जाएंगे, वो आपको एक्सचेंज कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और अब आपको बड़ी क्लियरली बात समझ आ जानी चाहिए कि दो तरह की ऑब्लिगेशंस की नेचर हो सकती है, और 37 ये कह रहा है कि इन दोनों सूरतों में लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इन दोनों सूरतों में लायबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक हो गया, ले जा। इसके बाद वो कह रहा है प्रोविजंस बाकी लायबिलिटी से कैसे डिस्टिंग्विश्ड है, तो वो आप जनाब इसको छोड़ दें, आगे आ जाए। अब आप आएंगे, हेडिंग है रिकग्निशन ऑफ अ प्रोविजन। कहता है जी प्रोविजन को रिकग्नाइज कब करें, उसके दरमियान जो चीज़ें हैं उसको अभी आपने नहीं पढ़ना, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ेंगे ज़ाहिर है, लेकिन अभी नहीं पढ़नी है आपने, क्योंकि वो इधर डिस्कशन हो रही है, अभी हम उधर नहीं जा रहे। ठीक हो गया, अब हम चल रहे हैं जनाब द सेकंड थिंग एंड दैट इज रिकग्निशन क्राइटेरिया। आपको याद होगा FR1 में जब हम I16 पढ़ रहे थे, तो डेफिनेशन के बाद जो है वो दूसरी हेडिंग जो आती है वो रिकग्निशन क्राइटेरिया की याद है ना आपको? तो क्या था रिकग्निशन क्राइटेरिया एसेट का? तो हमने कहा जी एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया ये था कि व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबल। तो आपने क्या करना है, एसेट रिकग्नाइज कर लेना, ऐसे ही है। अब हमारे पास है जी रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ द प्रोविजंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वंस अगेन इसमें 3 पॉइंट्स, देयर 3 पॉइंट्स। ठीक हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स है, सादा से करके अगर हम इसको लिखें तो 2 बातें हम बार बार कर चुके हैं। नंबर 1 कि जनाब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। सबसे पहली बात यह है कि ये लायबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले ये लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करती हो। नंबर 1 पॉइंट, द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ड्यू टू सम पास्ट इवेंट, ये तो होना चाहिए। ठीक, सबसे पहली बात ये है इसके अंदर। फिर कहते हैं जनाब प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। प्रोबेबल आउटफ्लो, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एंटिटी के पास और कोई रियलिस्टिक अल्टरनेट नहीं है सिवाय इसके कि देयर विल बी एन आउटफ्लो।
ठीक हो गया, प्रोबेबल आउटफ्लो होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 है a reliable estimate can be made। एस्टिमेशन हो सकती हो किसकी? टाइमिंग और अमाउंट की। मतलब आपके पास एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि आप उसको एस्टिमेट कर सकें, बिकॉज एस्टिमेशन नीड्स इंफॉर्मेशन। तो कहता है ये 3 बातें इकट्ठी पूरी हो रही हो ना, तो फिर प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी है आपने, अदरवाइज प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। सर ये एस्टिमेट होना चाहिए, फिर भी प्रोविजन कैसे होगी? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है ना, अनसर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। अनसर्टेन अमाउंट होनी चाहिए, अनसेटल्ड अमाउंट होनी चाहिए प्रोविजन के लिए लायबिलिटी की। लेकिन अगर अनसर्टन, जी सर, हाँ, तो ये तो जब अनसर्टन होएगा तो फिर वो तो एस्टिमेट ही नहीं होएगा। एस्टिमेट सर उसकी एसेट की यूजफुल लाइफ सर्टन होती है, सर्टन होती है, नहीं तो उसको की कर दो फिर तो एस्टिमेट ही कर दो ना, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸਟੀਮੇਟ? क्योंकि सर्टन नहीं होता ना। एस्टिमेशन आती कब है? जैसे मैं आपसे पूछूं जी वनडे, पहला वनडे किस दिन है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, कौन जीतेगा आज? इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया। ਪਿਛਲੇ 3 ਗਲਤ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਗਲਤ ਆਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। आखिरी क्रैक आ जाए तो पिछली पहली इनिंग्स में 20 स्कोर में 8 आउट हो गए थे, कितने 7 आउट हो गए थे। ऐसे ही है ना, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैं तो झलकियाँ देखता हूँ तो अच्छा भला चल रहा होता है मैच, एकदम चल के एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बहरहाल 3 बातें देखो। एस्टिमेशन बेटा तभी होती है जब चीज़ें अनसर्टन होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ आज वनडे कौन जीतेगा, इस वक्त अनसर्टेनिटी है, कौन जीतेगा? आप कहेंगे सर देखेंगे पहले टॉस देखेंगे, कौन विकेट, पिच रिपोर्ट देखेंगे, वेदर कंडीशन देखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर एक एस्टिमेट होगा। फिर तुसी टॉस दा रिजल्ट देखें तो बाद तुहाडा एस्टिमेट बदल सकता है, ठीक है ना। फिर जनाब पहले 15 ओवर के बाद आपका एस्टिमेट फिर बदल सकता है। तो जैसे जैसे अपडेशन होती जाती है एस्टिमेट बदलता जाता है, जब तक के एक्चुअल रिजल्ट सामने ना आ जाए, उससे पहले तक तो एस्टिमेशन ही है ना। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता या हमें अनसर्टेन है कि कब और कितने, तो अब इन 2 चीजों को एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पता है कि सेटलमेंट होगी, ये तो हमें पता है कि देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, लेकिन कितने होंगे और कब होंगे ये बस इसके बारे में है। इसके बारे में कोई शक नहीं है, इसके बारे में प्रोबेबल आउटफ्लो है, इसके बारे में हमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि पेमेंट शायद नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट्स अ प्रोबेबल आउटफ्लो। लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट कर रहा है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, बस यहीं पे है ना। एस्टिमेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कब और कितने। कहते जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाए तो आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो अगर ये तीनों चीजें पूरी हो जाए तो फिर आप लायबिलिटी को, प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसकी जो डबल एंट्री है वो बड़ी सादा सी है, और वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू provisions, two provisions। सही हो गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस, सही हो गया। हाँ, अब हमें ये बात अगर आप देखें तो हमें ये बात पता है जनाब कि लायबिलिटी में इंक्रीज आ गया, सो इट्स अ क्रेडिट। और हमें पता है नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि अगर लायबिलिटी में इंक्रीज आए तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये अब ये कांस्टेंट हो गया, आपकी लायबिलिटी में इंक्रीज आ गए। अब मैं आपसे पूछूं दूसरी तरफ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कोई दूसरा एसेट बढ़ गया होगा, है ना। तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, अगर लायबिलिटी बढ़े, बैंक से लोन लिया हो,
तो लाइबिलिटी बढ़ गई, दूसरी तरफ कैश एसेट बढ़ गया, तो इट्स ओके, नेट एसेट्स रिमेन द सेम, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही है ना। फिर हम क्या जनाब, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो कोई दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज कर गई होगी, तो ओवरऑल इक्विटी में फिर कोई चेंज नहीं आएगा, नेट एसेट विल रिमेन द सेम, यही नहीं होगा? समझ आ रही ना मेरी बात? अब अगर हम ये कि लाइबिलिटी में इंक्रीज आ गया, ना किसी दूसरे एसेट में इंक्रीज आया है, ना किसी दूसरी लाइबिलिटी में डिक्रीज आया है, तो फिर जरूर एक्सपेंस बढ़ गया है, then there is an expense, and when there is an expense it means decrease in, so P&L डेबिट हो गया, नेट एसेट कम हो जाएगा, it will reduce your net assets, एंटिटी की इक्विटी को चार्ज जाएगा क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ आ गई बात? सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द एंट्री। इसकी एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, ओके हूँ जड़ा मर्जी ना लिख लो, लिटिगेशन लिख लो, वारंटी लिख लो, एनवायरमेंटल क्लीनअप लिख लो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट लिख लो, लेकिन उससे पहले जो लफ्ज प्रोविजन है वो लिखना पड़ेगा। और ये वर्ड प्रोविजन जो है ये किस चीज की इंडिकेशन है? अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टाइमिंग और अमाउंट। ठीक हो गया। अब अगर आप बुक पे देखें तो इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया कहता है जनाब, सबसे पहले प्रोविजन शैल बी रिकग्नाइज्ड। अब ये क्या कह रहा है? कहता है ये पैराग्राफ नंबर 14 है, पैराग्राफ नंबर 14 ऑफ द स्टैंडर्ड। कहता है ये प्रोविजन शैल बी रिकग्नाइज्ड व्हेन एन एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लीगल और कंस्ट्रक्टिव। कहता है यहाँ ये लीगल हो सकता है या ये कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। डन। तो इन ब्रीफ ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एंटिटी का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। इस लाइन को अगर हम फर्दर शॉर्ट करें तो इस लाइन की तशरीह क्या बन रही है कि स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि एंटिटी का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी कि लाइबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड लाइन में क्या कहता है? कहता है जनाब, इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। बड़ी लंबी लाइन लिखी उसने, लेकिन अगर आप सादा सा उसको शॉर्ट करते हैं, इट्स सिंपली द लाइन इज सेइंग दैट प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बिजनेस से इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, इसका मतलब एसेट्स में डिक्रीज आएगा। आने वाले दिनों में देयर विल बी अ डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स कम हो जाएंगे। ऐसे ही कह रहे हैं इस लाइन को अगर आप सादा से लफ्जों में तशरीह करें तो कहता है जनाब क्या होगा? देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इसका मतलब एसेट्स कम हो जाएंगे। आने वाले दिनों में बिजनेस के एसेट्स कम हो जाएंगे, चूंकि ये जो ऑब्लिगेशन आप पे आ गया है, ऑब्लिगेशन हमेशा जब सेटल होता है तो उसका दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज हो रहे होते हैं। आपने बचपन में जितनी एंट्रीज पढ़ी हैं लाइबिलिटी की, सेटलमेंट की, उसमें आप देख लें लाइबिलिटी खुद डेबिट होगी तो दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा? कैश या बैंक या कोई और एसेट देना पड़ जाएगा। तो सेटलमेंट में हमेशा लाइबिलिटी की एसेट में डिक्रीज आता है, तो लाइबिलिटी खुद डेबिट होगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो देयर विल बी एन आउटफ्लो। और तीसरी लाइन में वो कहता है अ रिलायबल एस्टिमेट, ठीक, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। ठीक हो गया जनाब। कहता जी एस्टिमेशन हो सकती है। अब इसके नीचे अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड ये लिखता है कि अगर इनमें से कोई एक चीज भी पूरी ना हो रही हो तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं होगी। ठीक, देखें जरा लिखा होगा लाइन। कहता है इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन इज नॉट मेट नो प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब फिर ये एंट्री नहीं होगी, फिर आप ये एंट्री नहीं कर सकते। और ये सारी चीज कब हो रही होगी? ये रिपोर्टिंग डेट के एंड पे हो रही होगी। ड्यूरिंग द ईयर हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम वेट करते हैं, चलो अदालत में केस चल रहा है, हम उसके फैसले का इंतज़ार करेंगे, हमें कोई प्रोविजन शर्विजन रिकग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर और मेरी लिटिगेशन शुरू हो गई कहीं जुलाई में, तो लिटिगेशन शुरू होगी तो क्या मैं दफ्तर आके उसकी प्रोविजन रिकग्नाइज कर लूँगा? नहीं, आई डोंट केयर, बस चल रहा है केस, चलने दे। हो सकता है ईयर एंड से पहले ही फैसला हो जाए, फाइन भी पड़ जाए, मुझे फाइन दे के जान छूट जाए, तो P&L में सिर्फ यही लिखा आ रहा हो फाइन्स ड्यूरिंग द ईयर, खर्चा आ जाएगा। ये इशू उस वक्त बनता है जब रिपोर्टिंग डेट की लास्ट डेट होती है और आपके कुछ इश्यूज अनसेटल्ड होते हैं, कोई लिटिगेशन चल रही है ना,
अब उस पर फाइन पड़ेगा। अब हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हुआ है भाई, हमने अक्रूवल पढ़ लिया हुआ है, हमें याद है सारे कॉन्सेप्ट। मैचिंग क्या कहता है? कहता है कॉस्ट शुड बी मैच अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज। अब ये जो लिटिगेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वारंटी चल रही है, प्रोविजन फॉर वारंटीज आपने ले ली, तो इसी साल लेने की क्यों जरूरत पड़ेगी? कहता है ये जो जिन प्रोडक्ट की रिपेयर आनी है, वारंटी में क्लेम आने हैं, उनसे रिलेटेड रेवेन्यू तो हमने इस साल सेल्स में डाल दिया हुआ है। अब इनसे रिलेटेड जो रिपेयर की फ्यूचर कॉस्ट आएगी, उसका डेबिट इस साल के P&L को नहीं देना बनता, तभी मैचिंग होगी ना। अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया कि ठीक है जब अगले साल रिपेयर्स होंगे तब अगले सालों के P&L को चार्ज होता रहेगा, ये भी तो हो सकता था ना, कि मैं क्यों प्रोविजन लेना चाह रहा हूं वारंटीज की, व्हाई देयर इज, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, क्यों लेना चाह रहे हैं? जब अगले साल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि ईयर 1 में जनाब मैंने 10,000 यूनिट बेच दिए, ठीक, अब इनका रिलेटेड सेल्स रेवेन्यू हो गया होगा, कैश टू सेल या रिसीवेबल टू सेल्स हो गया, और सेल्स P&L में चली गई, हो गया। अब ये जब फ्यूचर में अगर कोई चीज वापस आई तो वो लेटर ईयर्स में आएंगे। अब वो जब वो लेटर ईयर्स में आएंगे और इन पे रिपेयर कॉस्ट आएगी, तो मैं उस वक्त एंट्री करूंगा रिपेयर टू कैश, और ये फिर इन सालों के P&L को चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब है कि इन चीजों का रेवेन्यू तो ईयर 1 में है और उनसे रिलेटेड कॉस्ट जो इनकर हुई है वो अगले सालों में है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्टोर्ट हुआ? मैचिंग डिस्टोर्ट हो, ठीक। अब हम यहां पे ये कह रहे हैं बाय रिकॉग्नाइजिंग द प्रोविजन एज एन अकाउंटेंट वी इंश्योर द एप्लीकेशन ऑफ द मैचिंग, मैचिंग अप्लाई हो रही होती, चूंकि जो फ्यूचर कॉस्ट इनकर होगी उसका रेवेन्यू, रिलेटेड रेवेन्यू तो इसी साल ले लिया हुआ है हमने, तो उसका डेबिट भी P&L में इसी साल आना चाहिए। सो बाय रिकॉग्नाइजिंग द प्रोविजंस वी इंश्योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। समझ आ गई बात? इसके पीछे लॉजिक ये है, और ये हमेशा कब हो रही होती है? लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, रिपोर्टिंग डेट पे हम इसको देख रहे होते हैं। ड्यूरिंग द ईयर तो चल रहा है, हो जाएगा तो हम कर लेंगे। जैसे हमने ये 10,000 यूनिट इस साल बेचे, तो ज़ाहिर है पूरा साल बेचे, कुछ इसी साल वापस आ गए होंगे, उन पे रिपेयर लग गई होगी तो वो इसी साल के P&L में चला गया होगा। लेकिन कुछ यूनिट जो है वो हमारा एस्टिमेट है कि अभी आएंगे, तो जब वो आएंगे और रिपेयर कॉस्ट आएगी तो वो तो बाय डिफॉल्ट अगले सालों में चली जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि वो इसी साल के P&L में चली जाए। ये कैसे हो सकता है? इफ वी रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर वारंटीज, डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो के पास? चलिए कल यहीं से आगे शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस। अल्लाह हाफ़िज़।